औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अपने माइक्स जो हैं इनको ऑफ़ कर लें और लेक्चर के ऊपर फुली जो है वो कंसंट्रेट करें। आज हमारा लेक्चर नंबर 44 लेक्चर नंबर 4 और डेट है हमारे पास 30/12/2020 और डायफ्रैक्शन का चैप्टर जो है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। आज हमने इसके अंदर जो चीज़ स्टडी करनी है, कल हमने मल्टीपल स्लिट्स जो हैं उनके थ्रू जो डायफ्रैक्शन होती है उसकी इक्वेशन जो है उसको ड्राइव करके देखा था। आज हमने जो है वो डबल स्लिट, इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन कंबाइंड, यानी कि अगर डायफ्रैक्शन और डबल स्लिट इंटरफेरेंस को कंबाइन कर दें तो फिर हमारे पास किस किस्म का पैटर्न जो है वो इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन का आएगा, उसकी भी हमने इक्वेशन जो कैलकुलेट करके देखनी है और इंटेंसिटी को कैलकुलेट करके देखना है कि किस किस्म की इंटेंसिटी जो है वो हमारे पास बनती है। तो आप देखेंगे आज हमें स्टार्ट करना है डबल स्लिट इंटरफेरेंस एंड कंबाइंड डायफ्रैक्शन। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो अगर हम ये सपोज करें कि हम जो स्लिट्स यूज कर रहे हैं वो बहुत नैरो हैं, ठीक है, द स्लिट्स आर अज्यूम्ड टू बी वेरी नैरो। वेरी नैरो का मतलब यह है कि बहुत कम फासला है उनके दरमियान। देखिए ऐसे बहुत कम, बहुत नैरो, बिल्कुल एक दूसरे के ये करीब करीब हमारे पास स्लिट्स हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो कंडीशन होगी कि जो विड्थ है स्लिट की ए, इट मस्ट बी मच मच लेस देन लैम्डा। इसको वेवलेंथ ऑफ लाइट से बहुत कम जो है वो होना चाहिए। उस वक्त जब हम डबल स्लिट इंटरफेरेंस, व्हेन वी आर कंसिडरिंग, जबकि हम डबल स्लिट इंटरफेरेंस को कंसिडर कर रहे हैं, कंसिडरिंग डबल स्लिट इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ये कंडीशन कि जो विड्थ ऑफ स्लिट है ये चूंकि बहुत नैरो है, इसलिए इट शुड बी मच मच लेस देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी कि वो वेवलेंथ ऑफ लाइट, देखें ना, ये अगर स्लिट्स हैं तो यहाँ पर ये सोर्स है, इसमें से जो लाइट निकल रही है उस लाइट की वेवलेंथ इन स्लिट्स की जो सेपरेशन है उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्लिट की सेपरेशन जो है वो बहुत नैरो है। तो जो सेंट्रल पार्ट हमारे पास स्क्रीन के ऊपर आएगा, जिसके ऊपर के लाइट जो है वो यूनिफॉर्मली जो है वो फॉल कर रही है, तो वो एक सेंट्रल पार्ट जो है वो इल्यूमिनेटेड, एक चमकता हुआ पार्ट जो है हमारे पास आएगा उन वेव्स की वजह से जो इन स्लिट्स से डायफ्रैक्ट जो है वो होगी, ठीक है। मैं यहाँ पर एक फिगर जो है उसको बनाता हूँ। आप देखें कि
ये देखें कि अगर हमारे पास स्लिट है, ठीक है, ये एक स्लिट और साथ ये बीच में हमारे पास दूसरी स्लिट, ठीक है, ये लाइट आ रही है इधर से। तो ये लाइट जो है इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर ये फ्रेम है, ठीक है, इस फ्रेम के अंदर ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन ऐसे हमारे पास पड़ी हुई है। तो इसके अंदर से जब लाइट निकलेगी, ठीक है, तो ये लाइट निकलने के बाद हमारे पास एक एनवेलप जो है वो सिंगल स्लिट का बना देगी, ये सिंगल स्लिट एनवेलप, ठीक है, ये एक सिंगल स्लिट का एनवेलप जो है वो हमारे पास बन जाएगा। और आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास जो है ये इस तरह करके कुछ पैटर्न जो है वो बनेगा, यानी कि ये हमारे पास इंटेंसिटी जो है वेव्स की वो वेरी करेगी, ठीक है, जहाँ पर ये ज़्यादा बम्प आ रही है इंटेंसिटी ज़्यादा है, जहाँ पर कम है यहाँ पर इंटेंसिटी बहुत कम है, ठीक है, और इस जगह पर भी इंटेंसिटी जो है वो कम है। तो ये एक हाई और लो इंटेंसिटीज़ का एक पैटर्न जो है ये हमारे पास हो जाएगा। अब जब यहाँ से रेज निकलेंगी, इस स्लिट्स में से जब रेज निकलेंगी, ये जो स्लिट है इसमें से जब रेज निकलेंगी तो इस स्लिट से निकलने के बाद वो रेज जो है वो डायफ्रैक्ट होंगी, और ये डायफ्रैक्ट जो है रेज हो रही है, ये डायफ्रैक्ट होने के बाद ये जो आपके पास स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर एक प्रोड्यूस करेंगी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, जो कि जिनकी इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होगी जब वो आपस में कंबाइन करती हैं, ठीक है, यानी कि वो जब कंबाइंड हमारे पास डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस आती है तो हमारे पास यूनिफॉर्म इंटेंसिटी की जो वेव्स हैं वो हमें मिलती हैं, ठीक है, उनमें कुछ ब्राइट होती हैं और कुछ डार्क होती है। इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि जो डार्क है हमारे पास फ्रिंज, उसकी भी इंटेंसिटी उसी तरह ही हो जिस तरह हमारे पास ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी है, यानी कि डार्क भी उसी तरह इल्यूमिनेटेड हो जिस तरह के हमारे पास ब्राइट जो है वो इल्यूमिनेटेड है। तो जो डायफ्रैक्टेड वेव्स हैं इसका मतलब है कि ये प्रोड्यूस करती हैं, यहाँ से जो वेव डायफ्रैक्ट हो रही हैं स्लिट से, दीज डायफ्रैक्टेड वेव्स प्रोड्यूसेस, ये डायफ्रैक्टेड वेव्स जो हैं ये प्रोड्यूस करती हैं इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑफ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी, जिसमें हमारे पास डार्क और ब्राइट दोनों ही यूनिफॉर्म इंटेंसिटी की होगी, ठीक है जी। तो जो कंडीशन है हमारे पास कि ए इज मच लेस देन लैम्डा, उस वक़्त ये वैलिड नहीं होगी जब विजिबल लाइट जो है वो यूज़ होगी इन दी एनालिसिस ऑफ डबल स्लिट इंटरफेरेंस। यानी कि आपने अभी यहाँ पर हमने ये कोई मेंशन नहीं किया कि ये हमने कौन सी लाइट जो है वो यूज़ की है, हमें बस इतना पता है कि हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है उसको यूज़ किया है। तो वो मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो अल्ट्रावायलेट भी हो सकती है, इंफ्रारेड भी हो सकती है, लेकिन ये हमने कहीं पर भी नहीं कहा कि ये जो हमने लाइट यहाँ पर यूज़ की है ये विजिबल लाइट है, ठीक है। तो अगर हम ये एनालिसिस जो है इस कंडीशन के तहत, कंडीशन हमारे पास क्या है, कंडीशन हमारे पास ये है कि ए जो है, ठीक है, कंडीशन हमारे पास कि ए इज मच लेस देन लैम्डा। तो ये कंडीशन उस वक्त सेटिस्फाई नहीं होती, इज नॉट सेटिस्फाइड, ये उस वक्त सेटिस्फाई नहीं होगी जब हम विजिबल लाइट को यूज करेंगे फॉर द एनालिसिस ऑफ डबल स्लिट इंटरफेरेंस, ठीक है। इज नॉट सेटिस्फाइड
when we use visible light for the analysis of double slit interference. ठीक है, जब हम विजिबल लाइट को यूज़ करेंगे डबल स्लिट इंटरफेरेंस के लिए, तो जो इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस है जो स्क्रीन के ऊपर बनती हैं वो हमारे पास यूनिफॉर्म होती हैं, और ये जो इंटेंसिटी है फ्रिंजेस की ये वेरी करती है विद इन द इन्वेलप, वो जो हमने पीछे इन्वेलप बनाया था, ड्यू टू द डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ सिंगल स्लिट, जो एक स्लिट की वजह से जो डायफ्रैक्शन पैटर्न बन रहा होता है। देखें आप कि अगर हमारे पास दो स्लिट्स हैं ना, तो दो स्लिट्स के अंदर से लाइट गुजर रही है, एक डायफ्रैक्शन का पैटर्न जो है वो एक स्लिट में से लाइट गुजरने के बाद बनेगा और दूसरा डायफ्रैक्शन का पैटर्न दूसरी स्लिट में से लाइट गुजरने के बाद बनेगा। यानी कहते हैं ना यूं है, ये अगर ये S1 स्लिट है, ये S2 है, ये लाइट यहाँ से गुजरी, स्क्रीन के ऊपर एक डायफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा, ये लाइट यहाँ से गुजरी, स्क्रीन के ऊपर एक डायफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा। यानी कि दोनों स्लिट्स से जब लाइट पास करेगी तो ऑब्वियसली वो डायफ्रैक्ट हो रही है, और डायफ्रैक्ट होने के बाद जो एनवेलप है, हर स्लिट का अलग एनवेलप का एक डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो स्क्रीन के ऊपर फॉर्म होगा। तो ये जो इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस है ये वेरी करती है, ठीक है। हर स्लिट की वजह से जो फ्रिंजेस आ रही हैं उनकी इंटेंसिटी दूसरी स्लिट की वजह से जो फ्रिंजेस बन रही हैं उसके हवाले से वो एक दूसरे से डिफ़र करेंगी, वो एक दूसरे से डिफरेंट होगी। तो जो डायफ्रैक्शन है ये हमें प्रोवाइड करता है इंटेंसिटी एनवेलप फॉर मोर क्लोजली स्पेस्ड डबल स्लिट इंटरफेरेंस, ठीक है। मोर क्लोजली स्पेस्ड, मोर क्लोजली स्पेस का मतलब है कि ऐसी स्लिट्स के जो बहुत नैरो हों, और उन नैरो स्लिट्स के अंदर से जब आप देखें कि ज़रूरी तो नहीं है कि आपके पास दो स्लिट्स हों, आप दो भी ले सकते हैं, आप तीन भी ले सकते हैं, आप चार भी ले सकते हैं, आप पाँच भी ले सकते हैं। उनके अंदर से अब ये जितनी आप स्लिट्स लेंगे दे शुड बी वेरी नैरो। वेरी नैरो का मतलब यह है कि दे शुड बी वेरी नियर टू ईच अदर, इनको एक दूसरे के बहुत करीब होना चाहिए। तो जब ये वाली सिचुएशन होगी तो हमारे पास जो है वो डायफ्रैक्शन क्या प्रोवाइड करेगी, इंटेंसिटी एनवेलप प्रोवाइड करेगी फ्रिंजेस का, ठीक है। एक फ्रिंजेस का इंटेंसिटी एनवेलप जो है वो प्रोवाइड करेगी जिसके अंदर फ्रिंजेस जो हैं वो क्लोजली स्पेस्ड होंगी, यानी कि वो फ्रिंजेस जो हैं वो बड़ी एक दूसरे के करीब करीब हमारे पास होंगी, ठीक है। तो ये किस वक्त है कंडीशन कि जब हमारे पास जो है वो ए मच लेस देन लैम्डा के बराबर हो। तो उस कंडीशन के अंदर ए मच लेस देन लैम्डा का मतलब ये है कि जो हमारी स्लिट्स हैं वो बड़ी नैरो हैं, और इनमें से डायफ्रैक्ट होने के बाद जो लाइट स्क्रीन के ऊपर फॉल कर रही है वहाँ पर जो फ्रिंजेस हमारे पास बन रही हैं, वो फ्रिंजेस जो बन रही हैं, जो इंटरफेरेंस पैटर्न या डायफ्रैक्शन पैटर्न की फ्रिंजेस बन रही हैं वो आपस में क्लोजली स्पेस्ड हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि द डायफ्रैक्शन प्रोवाइड्स the intensity envelope of more closely spaced double slit interference। ठीक है, तो जो डबल स्लिट की वजह से हमारे पास ये एनवेलप आएगा। अब ये क्यों क्लोजली स्पेस्ड हुई हैं? देखें, ये यहाँ पर जो रेज हैं आपके पास ये इसलिए क्लोजली स्पेस्ड फ्रिंजेस बना रही हैं क्योंकि ये डायफ्रैक्ट हो रही हैं स्लिट्स से। डायफ्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल, डायफ्रैक्शन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इनका क्लोजली स्पेस्ड
इंटेंसिटी का एनवेलप बनाने में। डायफ्रैक्शन की वजह से जो फ्रिंजेस बन रही हैं वो बहुत एक दूसरे के करीब करीब हैं और उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है। इस वजह से हमारे पास जो वो क्लोजली स्पेस्ड डबल स्लिट इंटरफेरेंस जो है वो आ रही है। डायफ्रैक्शन यानी कि मेन यहाँ पर क्लोजली स्पेस बनाने में किसका किरदार है, यहाँ पे मेन क्लोजली स्पेस बनाने में किरदार डायफ्रैक्शन का है। डायफ्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल, जिसकी वजह से जो स्लिट्स के दरमियान में भी वेरिएशन आपने कम ली है और स्पेसिंग कम ली है, और जो हमारे पास फ्रिंजेस बन रही हैं उनमें भी स्पेसिंग कम है, वो क्लोजली स्पेस है। तो जो इंटरफेरेंस पैटर्न है हमारे पास नैरो डबल स्लिट की वजह से, हम कहते हैं कि ये आई थीटा इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर बीटा के बराबर है। इसको हम कोई इक्वेशन नंबर 1 जो है उसका नाम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक वैल्यू डिफाइन करते हैं बीटा की, जहाँ पे डी जो है डिस्टेंस है बिटवीन सेंट्रल लाइंस ऑफ स्लिट्स। ठीक है, डी जो डिस्टेंस है वो हमारे पास, ये जो बीटा मैंने यहाँ पर पैरामीटर डिफाइन किया पाई डी ओवर लैम्डा साइन ऑफ थीटा। डी क्या है, ये स्लिट सेपरेशन को डिस्क्राइब करिए। लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट है, साइन ऑफ थीटा, थीटा जो है वो एंगल है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास जो इंटेंसिटी होगी डायफ्रैक्टेड वेव की, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ डायफ्रैक्टेड वेव जो किसी दो स्लिट्स है ना, और तो उन दो स्लिट्स में से एक स्लिट्स या दूसरी स्लिट, दोनों में से जो रेज पास करने के बाद डायफ्रैक्शन पैटर्न बनाएंगी, उनका हमारे पास जो होगा वो थीटा डायफ्रैक्टेड इंटेंसिटी आई नॉट डायफ्रैक्टेड, और ये हमारे पास साइन ऑफ अल्फा ओवर अल्फा के बराबर होगा। इसको आप कह दें ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। ये आई थीटा इंटरफेरेंस के लिए ले लें, ठीक है, और ये आई नॉट भी इंटरफेरेंस के लिए हो गया, ये आई नॉट जो है ये डायफ्रैक्शन के लिए हो गया। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशंस जो हैं वो आ गई। ठीक है, तो अब आप देखें कि जब हमारे पास जो अल्फा है, ठीक है, अल्फा दैट इज इक्वल टू पाई ए ओवर लैम्डा साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये हमने जो है यहां पर ये अल्फा जो आ रहा था इस डायफ्रैक्शन के अंदर, ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर ये वाली वैल्यूज जो है ये कैलकुलेट की है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर इनको दोबारा नहीं कैलकुलेट करूँगा। ये आपने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर हमने ये वाली वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट करके देखी हुई हैं। ठीक है, जो लास्ट हमने निकाला था। तो ये बीटा और अल्फा, बीटा पैरामीटर है इंटरफेरेंस का, अल्फा पैरामीटर है डायफ्रैक्शन का। ठीक है जी, ये ए जो है ये विड्थ है ऑफ द स्लिट, जो स्लिट एक स्लिट जो है यानी कि ये जो एक स्लिट है इसकी विड्थ ए है, और स्लिट्स के दरमियान में जो सेपरेशन है ये वो स्मॉल डी है। ठीक होगी बात। तो ये अल्फा, इसके अंदर ये ए जो है विड्थ, स्लिट ऑफ विड्थ है, ए जो है ये विड्थ ऑफ स्लिट है, और डी जो है ये सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स है। तो जब हम कंबाइंड इफेक्ट देखते हैं और हम ये कहते हैं कि जो आई नॉट इंटरफेरेंस है वो वेरिएबल एम्पलीट्यूड है इन द केस व्हेन वी हैव आई नॉट डायफ्रैक्शन, यानी कि जब हमारे पास डायफ्रैक्शन हो रही है और डबल स्लिट इंटरफेरेंस का पैटर्न आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो ये आई नॉट जो है इंटरफेरेंस वाला एम्पलीट्यूड इस डायफ्रैक्शन के इफेक्ट की वजह से, इस डायफ्रैक्शन, ये बात समझ लें जरा टेक्निकल बातें हैं, इस डायफ्रैक्शन के इफेक्ट की वजह से इसके एम्पलीट्यूड में इंटरफेरेंस का जो एम्पलीट्यूड जो एनवेलप
बन रहा है फ्रिंजेस का, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो वेरी करेगा। एम्पलीट्यूड वेरी करने का मतलब है कि इंटेंसिटी कम या ज्यादा होगी। देखें इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो इसकी वजह से इंटेंसिटी जो है, जो पैटर्न स्क्रीन के ऊपर आपके बनेगा, उस इंटेंसिटी के अंदर जो है वो वेरिएशन आएगी। अब जो कंबाइंड हमारे पास पैटर्न आएगा, वो देखिए कंबाइंड पैटर्न जो है हमारे पास वो आई थीटा आई नॉट कॉस स्क्वायर बीटा साइन ऑफ अल्फा ओवर अल्फा का स्क्वायर, ये हमारे पास जो है ये कंबाइंड इक्वेशन निकल आएगी। इसको कहेंगे हम चार, यानी कि पहली दोनों इक्वेशंस को हमने कंबाइंड कर दिया तो ये हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी के एम्पलीट्यूड का फार्मूला जो है निकला। बीटा जो है इसमें किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, डायफ्रैक्शन को, और अल्फा किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, इंटरफेरेंस को। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास अवेलेबल लाइट इंटेंसिटी है जो हर स्लिट में से पास होने के बाद स्क्रीन के ऊपर आ रही है, वो क्या है, वो एक्चुअली हमारे पास क्या डायफ्रैक्शन पैटर्न है उस स्लिट का। ठीक है, यानी कि जो स्लिट में से लाइट गुजरती है, एक स्लिट में से जब लाइट गुजरती है और वो लाइट गुजरने के बाद स्क्रीन के ऊपर फॉल करती है। ठीक है, देखिए ये अगर ये एक स्लिट है, इसमें से लाइट गुजरी, लाइट गुजरने के बाद ये स्क्रीन पे फॉल हुई, अब स्क्रीन के ऊपर जो पैटर्न बनेगा वो पैटर्न कौन सा होगा, वो डायफ्रैक्शन पैटर्न होगा। ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, वो डायफ्रैक्शन पैटर्न होगा। तो डायफ्रैक्शन पैटर्न जो दो स्लिट्स के लिए है वो कोइंसाइड करेगा आपस में, क्योंकि पैरेलल रेज जो हैं वो फोकस होगी सेम स्पॉट के ऊपर। आप देखें कि अब यहाँ पर एक स्लिट ये है, अब दूसरी एक और स्लिट यहाँ पर है, इससे भी लाइट गुजरेगी। अब ये लाइट जो है ये दोनों किसी पॉइंट के ऊपर, जो इधर से डायफ्रैक्टर हो रही है एक स्लिट से S1 से जो डायफ्रैक्ट हो रही है और दूसरी जो S2 से डायफ्रैक्ट हो रही है, ये दोनों लाइट्स जो है स्क्रीन के ऊपर जाकर फॉल करेंगी। इसमें भी डायफ्रैक्शन हो रही है, स्लिट S1 से भी डायफ्रैक्शन हो रही है, स्लिट S2 से भी डायफ्रैक्शन हो रही है। तो ये कंबाइंड डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है ये जाके स्क्रीन के ऊपर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास रेज हैं वो इंटरफेयर करेगी, क्योंकि जो दो डायफ्रैक्टेड रेज हैं, अब देखिए ये रेज यहां से जब निकली, मैं एक रे यहां से निकली, एक रे यहां से निकली, ये दोनों रे जो हैं ये डायफ्रैक्ट हो रही है, और डायफ्रैक्ट होने के बाद ये दोनों रेज जो हैं ये क्या कर रही हैं, ये इंटरफेयर कर रही हैं, और ये दोनों डायफ्रैक्टेड रेज जो हैं ये क्या है, ये कोहेरेंट है। ठीक है, बोथ दीज डायफ्रैक्टेड रेज आर कोहेरेंट। कोहेरेंट का आपको पता है, जिसकी सिंगल फ्रीक्वेंसी और सिंगल जो है वो वेवलेंथ होती है, उसको हम जो है वो डायफ्रैक्शन का नाम जो है वो देते, सॉरी कोहेरेंट का नाम जो है वो देते हैं। ठीक है, यानी कि मोनोक्रोमेटिक जो होती है, जिसकी सिंगल वेवलेंथ और सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास इफेक्ट ऑफ इंटरफेरेंस है वो क्या कर रहा है कि जितनी एनर्जी आपके पास आ रही है रेज की फॉर्म में, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है स्क्रीन के ऊपर, और क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है फ्रिंजेस को। अब वेव्स क्या होती हैं, रेज क्या होती हैं, ये एनर्जी है। ठीक है, तो ये सारी एनर्जी जो है जब रेज स्लिट से गुजर रही है, तो स्लिट से गुजरने के बाद ये सारी एनर्जी जो है इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है स्क्रीन के ऊपर। ये सारी एनर्जी जो है वो स्क्रीन के ऊपर रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो जो हमारे पास एनर्जी अवेलेबल है वो वर्चुअली सेम है तमाम पॉइंट्स के ऊपर जो स्क्रीन के ऊपर है, क्योंकि हमारे पास जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस हैं उनकी सेम इंटेंसिटी है जब ए लेस देन लैम्डा। ठीक है, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ए लेस देन लैम्डा जो है जब है, तो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो है, ऑल इंटरफेरेंस
fringes have same intensity. So they will have सेम एनर्जी। तो अगर इनकी इंटेंसिटी सेम है तो इन सब की एनर्जी भी सेम होगी, यानी कि सेम एनर्जी जो है वो हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूट होगी इन द फॉर्म ऑफ फ्रिंजेस स्क्रीन के ऊपर उस वक्त जब ए जो है वो लेस देन लैम्डा के बराबर है। ठीक है, लेकिन अगर जो स्क्रीन है हम वहां पर ये कंडीशन जो है उसको रिलैक्स कर दें, यानी ए लेस देन लैम्डा वाली जो कंडीशन है इस कंडीशन को हम रिलैक्स कर दें, दिस कंडीशन विल बी रिलैक्स्ड, यानी कि ये कंप्लीटली जो है ये फॉलो ना हो रही हो ये कंडीशन, इस कंडीशन को हम रिलैक्स कर दें। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन जो है वो रिलैक्स हो जाएगी तो फिर हमारे पास एनर्जी जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है स्क्रीन के ऊपर वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। ठीक है, द एनर्जी विल नॉट बी यूनिफॉर्म, तो एनर्जी जो है हमारे पास वो फिर यूनिफॉर्म नहीं होगी, यानी कि जो रेज हैं उनकी एनर्जी जो है यानी कि उनकी इंटेंसिटी के अंदर भी फिर वेरिएशन जो आएगा। ठीक है जी, इन केस के जब स्लिट की विड्थ जो है वो हमारे पास ए है, तो इसका मतलब है कि जब इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो हैं, ठीक है, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो हमारे पास बन रही हैं उनको हम इंटेंसिटी जो है, ठीक है, जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस की इंटेंसिटी है उसको हम डिटरमिन करते हैं बाय द इंटेंसिटी ऑफ डायफ्रैक्शन पैटर्न एट द लोकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर फ्रिंज। ठीक है, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस की इंटेंसिटी जो है, ये जुमला जो है इसके ऊपर गौर करें, जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस की इंटेंसिटी है वो कहाँ से डिटरमिन होती है, वो डायफ्रैक्शन के पैटर्न से डिटरमिन हमारे पास होती है किसी भी पर्टिकुलर फ्रिंज के लिए जो किसी भी लोकेशन के ऊपर फॉर्म हो रही है। तो जो हमारे पास एनवेलप बनेगा फ्रिंजेस का वो हमारे पास ब्रॉडर हो जाएगा जब विड्थ जो है स्लिट की वो डिक्रीज होगी, ब्रॉडर पैटर्न ब्रॉडर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उस वक्त जब आप इस स्लिट की विड्थ को डिक्रीज करेंगे, ठीक है, द पैटर्न विल बी ब्रॉडर व्हेन ब्रॉडर हो जाएगा व्हेन ए इज डिक्रीज्ड, जब विड्थ जो है स्लिट की उसको हम डिक्रीज करेंगे तो हमारे पास जो पैटर्न है वो ब्रॉडर हो जाएगा। ठीक है, ब्रॉड हो जाएगा ज्यादा। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास सेंट्रल पीक है वो स्प्रेड हो जाएगी। जाहिर बात है कि जब आपका पैटर्न जो है वो ब्रॉडर होगा तो जो सेंट्रल पीक है यानी कि जो सेंटर के ऊपर ब्राइट इमेज बन रहा है वो स्प्रेड हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, वो फैल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर स्लिट विड्थ जो है वो अप्रोच करे जीरो को, सपोज करेंगे हम यहाँ पर यही कह रहे हैं कि ज़्यादा ब्रॉडर हो जाएगा अगर स्लिट की विड्थ को हम कम कर दें। तो अगर हम स्लिट की विड्थ को इतना कम कर दें, ठीक है जी, स्लिट की विड्थ को हम इतना कम कर दें कि ए अप्रोच कर जाए जीरो को, तो इस सूरत में हमारे पास अगर ए अप्रोच कर जाए जीरो को तो अल्फा जो है वो हमारे पास जीरो के बराबर आ जाएगा, और अगर अल्फा जीरो के बराबर आ जाए तो हमारे पास जो फैक्टर है साइन ऑफ अल्फा ओवर अल्फा दैट गोज टू 1, तो ये हमारे पास
1 को चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो इक्वेशन 4 है, ठीक है, जो इक्वेशन 4 है वो किस में रिड्यूस हो जाएगी, वो इक्वेशन 1 के अंदर रिड्यूस हो जाएगी। देखिए ना इक्वेशन 4 ये है आपके पास, आई थीटा आई नॉट कॉस स्क्वायर बीटा साइन ऑफ अल्फा ओवर अल्फा। अगर ये 1 के बराबर हो जाए ये फैक्टर, ठीक है, अगर ये फैक्टर 1 के, ये फैक्टर कब 1 के बराबर होगा, जब ये कंडीशन हमारे पास होगी, ए गोज टू 0 और अल्फा गोज टू 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन आई थीटा आई नॉट कॉस स्क्वायर बीटा के बराबर आ जाएगी। तो ये क्या डिस्क्राइब कर रही है, ये डिस्क्राइब कर रही है नैरो स्लिट्स को, ठीक है। जो इक्वेशन 4 रिड्यूस होकर इक्वेशन 1 हुई है, ये क्या डिस्क्राइब कर रही है, इट इज डिस्क्राइबिंग द नैरो स्लिट्स, ऐसी स्लिट्स के जो एक दूसरे के बहुत करीब है। पता नहीं है कल से मेरी मीटिंग क्यों जल्दी एंड हो जाती है। आप पहले तो नहीं, आप लोग लॉग इन हो जाते इसके अंदर। ये कल से मीटिंग मेरी पता नहीं क्यों पहले ही 10 मिनट पहले ही एंड हो जाती है। अच्छा जी, तो मैं ये बात कर रहा था यहाँ पर कि आप देखें कि अगर ये हमारे पास कंडीशन है कि स्लिट की विड्थ ए गोज टू 0 है और अगर अल्फा अगर गोज टू 0 है, तो हमारे पास साइन ऑफ अल्फा ओवर अल्फा जो है ये 1 के बराबर, यानी कि अगर ये 1 के बराबर है तो ये इक्वेशन हमारे पास ये बन जाएगी, आई थीटा आई नॉट कॉस स्क्वायर बीटा, जो हमारे पास ये इक्वेशन 4 थी हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन जो आ जाएगी, ये इक्वेशन हमारे पास किस वक्त है, जब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं नैरो स्लिट्स को, यानी कि जब विड्थ जो है स्लिट्स की वो बहुत स्मॉल है, तो उस वक्त ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है। अब अगर दो स्लिट्स जो हैं उनको हम कन्वर्ट कर दें सिंगल स्लिट में ऑफ विड्थ ए, यानी कि दो डबल स्लिट की बात कर रहे थे ना, अगर दो स्लिट्स को हम सिंगल स्लिट के अंदर कन्वर्ट कर दें, तो फिर अगर सिंगल स्लिट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे तो जो सेपरेशन है डी इट अप्रोचेस टू 0, सेपरेशन डी बिटवीन द स्लिट्स क्या होगा, ये अप्रोच करेगी 0 को। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 थी, ठीक है, आप इक्वेशन नंबर 2 को रिकॉल करें तो इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, बीटा इज इक्वल टू पाई डी ओवर लैम्डा साइन ऑफ थीटा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी। तो अगर आप इस इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो इसमें अगर बीटा डी गोज टू 0 है, ठीक है, अगर डी गोज टू 0 है तो फिर बीटा भी अप्रोच करेगा 0 को। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास इक्वेशन 4 है फिर, ठीक है, ये दोबारा मैं इस इक्वेशन 4, ये वाली जो इक्वेशन 4 है, इसके अंदर आप देखें कि अगर बीटा 0 हो जाए तो इसका मतलब है कि cos 0 डिग्री, cos स्क्वायर बीटा का मतलब है cos स्क्वायर 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन फिर क्या आ जाएगी, आई थीटा आई नॉट, ये तो 1 हो जाएगा cos स्क्वायर बीटा, तो साइन ऑफ अल्फा ओवर अल्फा, ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। तो ये डायफ्रैक्शन इक्वेशन है किसके लिए, ये डायफ्रैक्शन इक्वेशन है फॉर ए सिंगल स्लिट, ठीक है, जिसकी विड्थ ए है। ये डायफ्रैक्शन इक्वेशन है इंटेंसिटी की फॉर सिंगल स्लिट जिसकी विड्थ ए है, ये उसके लिए हमारे पास इक्वेशन निकल आई है। तो इसका मतलब है जो फ्रिंजेस का पैटर्न है वो नैरो हो जाता है जब हम स्लिट की विड्थ जो है उसको इंक्रीज करते हैं।
यानी कि जूं जूं आप स्लिट की विड्थ जो है उसको इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारे पास जो डायफ्रैक्शन पैटर्न है, जो इन्वेलप बन रहा होगा, जो फ्रिंज पैटर्न बन रहा होगा, वो नैरो हो जाएगा। यानी कि जितनी विड्थ बढ़ेगी, अगर ए इंक्रीज होगा तो हमारे पास जो डायफ्रैक्शन पैटर्न है या फ्रिंज पैटर्न जो है वो नैरो हो जाएगा। यानी कि जो फ्रिंजेस हैं वो क्लोजली स्पेस्ड हो जाएंगी। आप जितनी ज्यादा विड्थ को इंक्रीज करेंगे स्लिट्स की, उतनी ज्यादा जो आपके पास फ्रिंजेस हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगी, वो क्लोजली स्पेस्ड जो है वो हो जाएंगी। ठीक है, तो सेंट्रल पीक जो है, फिर इस केस में सेंट्रल पीक जो है जब एक दूसरे के करीब आ जाएंगी तो सेंट्रल पीक बिकम्स मोर शार्पर। यानी कि जो सेंटर के ऊपर आपके पास डायफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर सेंटर के ऊपर आपके पास जो फ्रिंज बन रही होती है वो ब्राइट फ्रिंज होती है। ठीक है, तो एट द सेंट्रल पीक विल बिकम मोर शार्पर, तो वो ज्यादा जो है वो शार्प हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आप विड्थ जो है उसको इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास पैटर्न ऐसा बनेगा कि जिसमें जो फ्रिंजेस हैं वो एक दूसरे के ज्यादा करीब आ जाएंगी। तो सेपरेशन जो बिटवीन द फ्रिंज है वो डिपेंड करती है डी ओवर लैम्डा पे, और डी ओवर लैम्डा जो है, ये जो डी ओवर लैम्डा है, फ्रिंज स्पेसिंग जो है इस फैक्टर डी ओवर लैम्डा के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, फ्रिंज स्पेसिंग डिपेंड अपॉन डी ओवर लैम्डा। ये जो फैक्टर है डी ओवर लैम्डा के ऊपर डिपेंड करती है, और ये जो डी ओवर लैम्डा फैक्टर है ये चेंज नहीं होता। ठीक है, दिस फैक्टर विल नॉट चेंज। यानी कि जो सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स है हम उसको चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो फ्रिंजेस हैं वो क्लोजर टुगेदर हो, यानी कि एक दूसरे के करीब आ जाएं, उस वक्त जब हम स्लिट सेपरेशन डी जो है उसको इंक्रीज करेंगे। ठीक है, जब वैसे तो ये फ्रिंज स्पेसिंग इसके ऊपर जो है वो डिपेंड करती है डी ओवर लैम्डा के ऊपर। ठीक है, और अगर डी ओवर लैम्डा चेंज नहीं होगा तो फ्रिंज स्पेसिंग भी चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसके अंदर डी को चेंज करें, ठीक है, ये जो फैक्टर डी आ रहा है जो सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स है इसको चेंज करें, यानी कि डी को इंक्रीज करते हैं, डी को बढ़ा दें, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स जो है उसको इंक्रीज कर दें। अगर डी इंक्रीज हो, अगर डी को हम इंक्रीज कर दें तो जो हमारे पास पैटर्न आएगा, ठीक है, उसमें फ्रिंजेस जो है वो क्लोज हो जाएंगी, फ्रिंजेस बिकम क्लोजर टू ईच अदर। तो फ्रिंजेस जो हैं वो एक दूसरे के जो हैं वो क्लोज आ जाएगी। तो जो हमारे पास एनवेलप है फ्रिंज पैटर्न का, यानी कि फ्रिंज का जो पैटर्न बन रहा है डार्क ब्राइट फ्रिंजेस का पैटर्न, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है ए ओवर लैम्डा के ऊपर। ये विड्थ है, पैटर्न जो फ्रिंजेस का बन रहा था वो ए ओवर लैम्डा के ऊपर डिपेंड करता है, और ए ओवर लैम्डा अगर चेंज नहीं होगा तो जो पैटर्न फ्रिंजेस का बन रहा है वो भी चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस पैटर्न बनते हैं वो ब्रॉडर हो जाते हैं जब हम वेव लेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट जो है इसको इंक्रीज करते हैं। यानी कि ये जो कंबाइंड डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस हो रही होती है, इसमें अगर हम ज़्यादा वेव लेंथ की लाइट जो है उसको यूज़ करें, यानी कि अगर लैम्डा को इंक्रीज करें तो पैटर्न जो है
वो हमारे पास ब्रॉडर हो जाता है। ठीक है, तो डायफ्रैक्शन एनवेलप जो है वो वाइडर होता है और फ्रिंज सेपरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। डायफ्रैक्शन वाइडर का मतलब है कि जिसकी विड्थ बढ़ती जाए। इस कंडीशन के अंदर जो डायफ्रैक्शन पैटर्न है उसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और फ्रिंज सेपरेशन जब इंक्रीज होती है, यानी कि जब आप डी को इंक्रीज करते हैं, फ्रिंज यानी कि जो स्लिट्स के दरमियान में हमारे पास है वो इसको इंक्रीज करते हैं, तो हमारे पास जो फ्रिंज सेपरेशन है, जब डायफ्रैक्शन पैटर्न वाइडर होता है, ठीक है, डायफ्रैक्शन पैटर्न वाइडर यानी कि जिसकी विड्थ जो है वो ज्यादा हो जाती है, वाइडर हो जाता है, तो जो फ्रिंज सेपरेशन है वो भी बढ़ जाती है। फ्रिंज सेपरेशन इंक्रीज्ड। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि जब विड्थ बढ़ेगी, ठीक है, ऑब्वियसली जब विड्थ बढ़ेगी तो विड्थ के बढ़ने से हमारे पास जो है वो फ्रिंज सेपरेशन भी बढ़ जाएगी। तो जो रिलेशनशिप है डायफ्रैक्शन एनवेलप और इंटरफेरेंस फ्रिंजेस के दरमियान वो एक्चुअली डिपेंड करता है डी ओवर ए पे। ठीक है, डी ओवर ए, ये सारा देखें जो डी ओवर ए की रेशो के ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर डी ओवर ए के ऊपर जो हमारे पास पैटर्न बनता है सारे का सारा डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस फ्रिंजेस का, वो इस पर डिपेंड करता है। और ये पैटर्न जो है ये इंडिपेंडेंट होता है ऑफ लैम्डा। आपने देखिए इन इक्वेशंस के अंदर कहीं भी हमने ये नहीं देखा कि वो वेव लेंथ के ऊपर जो है ये डिपेंड कर रहा हो, ये इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा होता है। तो जो डबल स्लिट हमारे पास पैटर्न कंबाइन इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन है, इसको हम इस तरीके से जो है वो कंबाइन करके तो जो है उसको ऑब्जर्व हम कर सकते हैं। और हमने ये सारा जो है इसमें देख लिया कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं उनसे इंटेंसिटी को फ़र्क पड़ता है और कौन कौन से फैक्टर्स से डी और ए इन चीज़ों को फ़र्क पड़ता है। तो हमारे पास जो सुपर पोजिशन इफेक्ट्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि जब हम जो वेव्स होती हैं उनकी डिस्टर्बेंस को ऐड करते हैं किसी गिवन पॉइंट के ऊपर, तो ये फैक्ट जब हम डिस्टर्बेंस को ऐड करते हैं किसी गिवन पॉइंट के ऊपर तो इस फैक्ट को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस। तो जब वेव्स कंबाइंड होती हैं और ओरिजिनेट होती हैं कोहेरेंट रेडिएटर से, ठीक है, और उनको आप डबल स्लिट्स के अंदर से गुजारते हैं, तो वो डबल स्लिट से गुजरने के बाद दोनों स्लिट्स में से डायफ्रैक्ट होती हैं और वो डायफ्रैक्शन का पैटर्न प्लस इंटरफेरेंस का पैटर्न जो है वो हमारे पास फॉर्म हो जाता है स्क्रीन के ऊपर। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये फैक्ट जो है ये डायफ्रैक्शन है। जब वेव्स कंबाइंड होती हैं और ओरिजिनेट होती हैं बाय सब डिवाइडिंग ए वेव्स इनटू इनफिनिटेसिमल कोहेरेंट रेडिएटर्स सच एज इन सिंगल स्लिट। ठीक है, यानी कि आप के पास जो है जब आप सिंगल स्लिट के अंदर बहुत सारी, एक सिंगल स्लिट को बहुत सारी छोटी छोटी स्लिट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो हर स्लिट जो है वो एक इंडिपेंडेंट कोहेरेंट सोर्स के तौर पर वर्क करती है। और हर स्लिट जो इंडिपेंडेंट कोहेरेंट सोर्स के तौर पर वर्क करती है, उस इंडिपेंडेंट स्लिट के अंदर से जब वेव्स निकलती हैं तो वो वेव एक्चुअली डायफ्रैक्ट हो रही होती हैं और वो डायफ्रैक्ट होने के बाद इंटरफेरेंस का पैटर्न जो है उसको बना रही होती हैं स्क्रीन के ऊपर। तो इसका मतलब है कि एक्चुअली जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर भी डायफ्रैक्शन ही हो रही होती है जब लाइट स्लिट से गुजरती है। यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस एक दूसरे से रिलेटेड है अंदर सम कंडीशंस, और वो कंडीशंस ये है
कि वेव लेंथ ऑफ लाइट शुड बी कंपेरेबल विद द अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट या विद द अपर्चर ऑफ द ऑब्स्टेकल। ठीक है, अब ये बुक के अंदर जो है ना, ये आज मैंने बड़ी तफसील से आपको पढ़ाया है, ये बड़ा समझने वाला और बहुत टेक्निकल आर्टिकल था। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए। अब इसको बुक से आपने गौर से पढ़ना है, ठीक है, और मेरा लेक्चर जो है इसको भी गौर से सुनना है। तो अब इसमें एक जो है वो हमारे पास सिर्फ रह गया टॉपिक, डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज। वो अब मैं जो है फिर आपको कल जो है वो उसको पढ़ाऊँगा, डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज को। तो जो है वो CR और GR ऑनलाइन हैं इस वक्त? क्यों भाई? हेलो, CR और GR ऑनलाइन है? नो सर, मैं हाँ तो CR आज। अच्छा, जहाँ तक ये देखिए, ये अभी मैंने आपकी चैट देखी है, तो ये आप लोगों को जो परेशानी है ना इसकी मिड टर्म की, देखो बेटा मिड टर्म जो है वो होता है या नहीं होता है। ठीक है, ये आप बात जो है ना मेरी, इसको कान खोल के सुन लें। कॉलेज वाले मिड टर्म करते नहीं, अगर मेरा नहीं ना दिल करेगा कि मैंने मिड टर्म से नंबर देने हैं तो मैं नहीं दूंगा। ठीक है, उसकी वजह यह है कि ये 40 नंबर जो है ना इसमें मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरी अपनी एवेल्यूएशन है। ठीक है जी, मैंने खुद से आपकी एवेल्यूएशन जो है वो करनी है कि